ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 नामा के मूल तत्व लेसन नंबर 4 हिसाबी समीकरण और धंधा के व्यवहार। अब उदाहरण नंबर 2 पेज नंबर 97 पर है। अब उसके अंदर निम्नलिखित व्यवहारों का रोज नामचा लिखो और उसकी वर्गीकरण आधारित हिसाबी असर समझाइए। अपने यहाँ पे 1 से 18 व्यवहार दिए हुए हैं। अब मैं उसमें से पहला व्यवहार समझा रही हूँ कि रमेश द्वारा ₹20,000 रोकड़ 10,000 का फर्नीचर लाकर धंधा शुरू किया। अब अपने व्यवहार नंबर 1 के अंदर रोकड़ लाया है એટલે રોકડ खाता उधार, फर्नीचर लाया એટલે फर्नीचर खाता उधार और धंधा में लाया એટલે पूंजी खाते का। अपने रोज नामचा व्यवहार के साथ में भी जो पहला उदाहरण समझा था उस तरह से व्यवहार भी लिख दोगे पहले और उसके साथ में ही सवाल स्टार्ट कर देने का। ऊपर व्यवहार लिख देना, नीचे रोज नामचा बना देने का। तो रोकड़ खाता उधार 20,000, फर्नीचर खाता उधार 10,000, पूंजी खाते का 30,000। अब अपने रोकड़ बढ़ी, रोकड़ आई એટલે रोकड़ बढ़ी, फर्नीचर आया, फर्नीचर में वृद्धि हुई और सामने पूंजी लाया इसलिए पूंजी में वृद्धि हुई। अब यहाँ पे संपत्ति में क्या करेंगे, रोकड़ 20,000 और फर्नीचर 10,000, कुल 30,000 हो जाएगा और पूंजी में आई 30,000 पूंजी लाया એટલે 30,000 पूंजी में लिख देंगे। दाई तो कुछ आया, दाई तो हुआ नहीं है अभी। व्यवहार नंबर 2 है कि ₹50,000 बैंक में भरकर खाता खुलवाया। अब बैंक लेने वाली है એટલે बैंक खाता उधार, रोकड़ खाते का अपने पास से रोकड़ गई એટલે बैंक खाता उधार 5,000, रोकड़ खाते का 5,000। अब बैंक शेष में वृद्धि, असर में लिखेंगे बैंक शेष में वृद्धि और रोकड़ में कमी। अब संपत्ति में देखो कि रोकड़ अपने पास में 20,000 थी, उसमें से अपने बैंक में 5,000 भरा, 5,000 भरा એટલે 15,000 आ गया। अब बैंक शेष वापस 5,000 लिख देने की और फर्नीचर 10,000, तो कुल मिला के 30,000 हो जाएगा। पूंजी में कोई वृद्धि कमी है नहीं। 3 नंबर का व्यवहार है कि ₹8,000 का माल राजेश के पास से खरीदा। अब राजेश के पास से खरीदे यानी ये व्यवहार उधार व्यवहार है। माल खरीदा એટલે खरीद खाता उधार 8,000, किसके पास से खरीदा तो राजेश पास के खरीदा तो राजेश खाते का 8,000। माल आया એટલે माल स्टॉक में वृद्धि और दायित्व भी बढ़ा, क्योंकि उधार व्यवहार हो तो दायित्व बढ़ता है એટલે दायित्व में वृद्धि। अब संपत्ति में देखेंगे तो रोकड़ कितनी थी, 15,000 थी, बैंक शेष 5,000 थी, फर्नीचर कितना था, 10,000 था और माल खरीद के लाया उसका 8,000, तो कुल मिला के 38,000 हो जाएगा। 38,000 हो जाएगा। अब पूंजी में कुछ कमी वृद्धि होगी नहीं। अब दायित्व तो बढ़ा, उधार व्यवहार इसलिए दायित्व तो बढ़ा 8,000। ₹6,000 का माल रोकड़ से खरीदा। अब रोकड़ से खरीदा है એટલે खरीद खाता उधार और रोकड़ खाते का 6,000। अब खरीदा है એટલે माल स्टॉक वृद्धि हुई और रोकड़ में कमी। अब संपत्ति में क्या लिखेंगे, रोकड़ अपने पास 15,000 थी, उसमें से अपने 6,000 का माल खरीदा तो 15,000 से 6,000 माइनस करो तो कितना आएगा, 9,000। अब स्टॉक अपने पास में पड़ा था 8,000 का और नया खरीद के लाए 6,000 का, तो स्टॉक में वृद्धि हो जाएगी 14,000। बैंक शेष 5,000 रहेगी, फर्नीचर 10,000 ही रहेगा, कुल 38,000 हो जाएगा। यहाँ पूंजी में कोई कमी नहीं होगी, 30,000 ही रहेगा, दायित्व तो भी वैसा का वैसा ही रहेगा। 5 नंबर, ₹5,000 का माल 9,000 में रमन को उधार बेचा। अब 5,000 का माल था और 9,000 में रमन को बेचता है, तो रमन खाता उधार 9,000 बेचा એટલે बिक्री खाते का 9,000। अब लेना में वृद्धि हुई और माल स्टॉक में कमी। अपने पास में रोकड़ कितनी थी, 9,000 थी, माल स्टॉक 14,000 का था
उसमें से अपने 5,000 में बेच दिया है। 9,000 का माल था, 5,000 बेचा, तो जो 5,000 माल की बिक्री होगा तो स्टॉक में से कमी हुई, तो 14,000 से 5,000 गया तो 9,000 बचेगा। और लेना रमण देनदार के बिक्री 9,000, फिर बैंक 5,000, फर्नीचर 10,000, कुल मिला के 42,000 संपत्ति हो जाएगी। अब अपने पास में पूंजी कितनी थी? 30,000। अब अपने जो माल बेचा था 5,000 का माल था और 9,000 में बेचा, तो 9,000 में से 5,000 माइनस करो तो 4,000 क्या हुआ? बिक्री का लाभ, माल बेचने से हुआ लाभ। तो 30,000 प्लस 4,000 ले पूंजी कितनी हो जाएगी? 34,000 हो जाएगी। 6 नंबर का व्यवहार है। 6 नंबर का व्यवहार है कि 3,000 का माल 6,000 में रोकड़ से बेचा। अब 3,000 का माल था, 6,000 रोकड़ से बेचता है, तो रोकड़ खाता उधार 6,000, बिक्री खाते का 6,000। अब इसमें रोकड़ बढ़ी, रोकड़ से बेचा है तो रोकड़ बढ़ी, तो रोकड़ से इसमें वृद्धि, माल स्टॉक में कमी। अपने पास में रोकड़ पड़ी थी 9,000, बिक्री वृद्धि 6,000, तो 15,000 हो जाएगा। और स्टॉक 9,000 का था, उसमें से 3,000 का माल अपने 6,000 में बेचते हैं, तो 9,000 में से 3,000 माइनस करो तो स्टॉक 6,000 का हो जाएगा। लेना 9,000, बैंक से 5,000, फर्नीचर 10,000, कुल 45,000 हो गया। अब पूंजी कितनी थी अपने पास में? 34,000। अब अपने 3,000 का माल जो 6,000 में बेचते हैं रोकड़ में, तो कितना वृद्धि लाभ मिला? तो 6,000 में से 3,000 माइनस करो तो 3,000 बिक्री से लाभ हुआ, तो 34,000 प्लस 3,000 तो 37,000 हो जाएगा। दायित्व में कमी रहने वाली नहीं है। रुपया 1,000 का माल राजेश को वापस किया, खरीद वापसी। अब रुपया 1,000 का माल वापस किया है तो राजेश खाता उधार, खरीद माल वापसी खाते का 1,000। अब अपने दायित्व घटा और स्टॉक में भी कमी हुई। अब अपने पास में रोकड़ 15,000 थी, स्टॉक 6,000 का था, उसमें से 5,000 माइनस कर देंगे, 1,000 माइनस करेंगे तो 5,000 बचेगा। लेना देनदार 9,000, बैंक से 5,000 और फर्नीचर 10,000, कुल मिला के 44,000 संपत्ति हो जाएगी। पूंजी में कोई कमी वृद्धि नहीं, 37,500 हो गया है। अब दायित्व अपने पास में 8,000 का था, उसमें से माल वापस आए 1,000 में दायित्व में कमी हो गई, तो दायित्व कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। अब 8 नंबर का व्यवहार है। 2,000 का माल रमन ने वापस किया, बिक्री माल वापसी। अब रमन ने वापस किया है तो बिक्री माल वापसी खाता उधार 2,000 और रमन खाते का 2,000। अब यहाँ पे स्टॉक बढ़ा, माल वापस आया और यह लेना में कमी हुई, तो रोकड़ कितनी थी अपने पास? 15,000। स्टॉक अपने पास में 5,000 था, उसमें माल वापस आया એટલે स्टॉक में वृद्धि हो गई, 7,000 हो गया। अपना देनदार 9,000 का था, उसमें से 2,000 माइनस कर दो એટલે 7,000 बचेगा। फिर बैंक से और फर्नीचर लिख दोगे, 44,000 संपत्ति रहेगी। दायित्व में कोई कमी नहीं, पूंजी में भी कमी नहीं, दायित्व में कोई कमी होती है नहीं। अब 9 नंबर का व्यवहार है कि रुपया 1,000 का माल आग से नष्ट हुआ। अब आग से नष्ट हुआ यानी माल में कमी हो गई, नुकसानी हुई। आग से नुकसान खाता उधार और खरीद खाते का, या तो आग से जल गया माल खाते का भी लिख सकते हैं। तो अपने नुकसान हुई, पूंजी में कमी हो गई, स्टॉक में भी कमी हुई। अपना रोकड़ तो 15,000 था ही, स्टॉक 7,000 का था, उसमें से 1,000 का नुकसान हो गया, मतलब अपने पास में 6,000 का माल रहा। देनदार 7,000 का ही रहेगा, बैंक से 5,000, फर्नीचर 10,000, कुल मिला के 43,000 हो जाएगा। अब अपने पास में पूंजी कितनी थी? 37,000 थी, उसमें से 1,000 नुकसान हुआ,
तो 1,000 माइनस करेंगे तो 36,000 पूंजी हो जाएगी और दायित्व 7,000 ही रहेगा। रुपया 2,000 का वेतन चुकाया, तो वेतन खाता उधार, 2,000 रोकड़ खाते का। पूंजी में कमी, खर्च है वेतन એટલે पूंजी में कमी और रोकड़ में भी कमी। अपने पास में रोकड़ कितनी थी? 15,000 थी। उसमें से वेतन 2,000 माइनस करो तो 13,000 रहेगा। स्टॉक है 6,000, देनदार 7,000, बैंक से 5,000, फर्नीचर 10,000, कुल 41,000 हो जाएगा। अब अपने पास में पूंजी कितनी थी? 36,000। अब अपने उसमें से 2,000 वेतन चुकाया तो कितना हो जाएगा? पूंजी 34,000 हो जाएगी। दायित्व वैसा का वैसा रहेगा। रुपया 1,000 का वेतन चुकाना बाकी है, तो वेतन खाता उधार, चुकाना वेतन खाते का 1,000, खर्च में कमी, दायित्व में वृद्धि। अपने पास में रोकड़ 13,000 थी, स्टॉक 6,000, देनदार 7,000, बैंक से 5,000, फर्नीचर 10,000, कुल 41,000 संपत्ति हो जाएगी। अब पूंजी कितनी थी? 34,000 थी। उसमें से खर्च 1,000 का हुआ तो 34,000 में से 1,000 माइनस करो तो 33,000 होगा। और ये चुकाना बाकी है तो अपना दायित्व बढ़ा, એટલે 7,000 जो अपना दायित्व बाकी था उसमें 1,000 वेतन चुकाना बाकी लिखो तो कुल 8,000 हो जाएगा दायित्व। अब 12 नंबर का व्यवहार है कि 4,000 कमीशन मिला यानी रोकड़ आई, तो रोकड़ खाता उधार 4,000, कमीशन खाते का 4,000, रोकड़ में भी वृद्धि हुई, पूंजी में भी वृद्धि हुई। अब अपने पास में रोकड़ कितनी थी? 13,000 थी। कमीशन कितना मिला? 4,000, तो अपनी रोकड़ कितनी हो गई? 17,000। फिर वापस स्टॉक 6,000 लिख दो, देनदार लिख दो 7,000, बैंक शेष लिख दो 5,000, फर्नीचर लिख दो 10,000, तो कुल मिला के 45,000 संपत्ति हो गई। अब पूंजी 33,000 थी। अपने कमीशन मिला એટલે अपने पास में रोकड़ आई, पूंजी में वृद्धि हुई 4,000, तो कुल 37,000 पूंजी हो गई। और दायित्व तो वैसा का वैसा 7,000 का कुल 8,000 ही दायित्व रहेगा। अब 13 नंबर का व्यवहार है रुपया 2,000 डिविडेंड मिलना बाकी है, तो डिविडेंड मिलना बाकी, डिविडेंड खाता उधार, डिविडेंड खाते का 2,000, लेना में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि। अपने पास में रोकड़ कितनी थी? 17,000, स्टॉक कितना था? 2,000। अब लेना डिविडेंड कितना? 2,000 लिखो, फिर देनदार लिखो 7,000, बैंक से 5,000 और फर्नीचर 10,000, कुल 47,000। अब अपने पूंजी में वृद्धि होगी क्योंकि मिलना बाकी डिविडेंड है। पूंजी 37,000 थी, उसके अंदर प्लस डिविडेंड कर दो 2,000, तो कुल 39,000 हो जाएगा। अब दायित्व 7,000 और 1,000 ही रहेगा। 14 नंबर का व्यवहार है रुपया 500 दुकान का बीमा प्रीमियम भरा, तो बीमा प्रीमियम खाता उधार, रोकड़ खाते का 500, पूंजी में कमी, रोकड़ में कमी। तो रोकड़ कितनी थी? अपने पास में 17,000 थी, तो 17,000 से बीमा प्रीमियम का भरा 500, तो माइनस करो तो 16,500, स्टॉक 6,000, लेना यानी बाकी डिविडेंड 2,000, लेना देनदार 7,000, बैंक से 5,000, फर्नीचर 10,000, कुल 46,500। अब पूंजी कितनी थी अपने पास में? 39,000, उसमें से 500 खर्च किया तो 38,500 हो जाएगी। दायित्व वैसा का वैसा ही 7,000 और 1,000 रहेगा। 13 नंबर का व्यवहार है रुपया 2,000 डिविडेंड मिलना बाकी है, रुपया 2,000 डिविडेंड मिलना बाकी है। रुपया 8,000 में श्री कृष्ण कंप्यूटर कंपनी में से कंप्यूटर खरीदा, तो अपने कंप्यूटर खरीदा, संपत्ति में वृद्धि, कंप्यूटर खाता उधार 8,000, श्री कृष्ण कंप्यूटर खाते का 8,000, संपत्ति में वृद्धि, दायित्व में वृद्धि। अब अपने पास में रोकड़ 16,500, स्टॉक 6,000,
डिविडेंड 2,000, देनदार 7,000, शेष 5,000, फर्नीचर 10,000। अब कंप्यूटर नया खरीद के लाया 8,000, तो कुल हो गया संपत्ति तुम्हारे पास में 54,500। पूंजी वैसी की वैसी रहेगी 38,500। और अब दायित्व तो बढ़ गया। पहला दायित्व तो 7,000 था, बाकी वेतन 1,000 था। अब श्री कृष्ण कंप्यूटर 8,000, कुल मिला के 16,000 दायित्व हो गया। नंबर का व्यवहार है रुपया 1,000 धंधे में से मालिक ने निकाले। मालिक 1,000 धंधे में से ले जाता है। कुछ भी धंधे में से ले जाए तो आरण खाता रखेंगे। आरण खाता उधार 1,000, रोकड़ खाते का 1,000। अब पूंजी में कमी, रोकड़ में भी कमी। तो अपने रोकड़ कितनी थी? 16,500 थी। उसमें से आरण 1,000 करो तो कितना आएगा? 15,500। फिर स्टॉक लिख दो 6,000, डिविडेंड लिख दो 2,000, देनदार लिखो 7,000, बैंक शेष 5,000, फर्नीचर 10,000, कंप्यूटर 8,000, कुल हो जाएगा 53,500। अब अपने पूंजी में से दायित्व चुकाया है। आरण पूंजी में से मतलब रकम ले गया है। तो 38,500 पूंजी थी अपने पास में, उसमें से 1,000 ले जाता है। तो क्या करो? 1,000 माइनस करो तो कुल 37,500 पूंजी रहेगी। दायित्व में कोई कमी वृद्धि होगी नहीं। 17 नंबर का व्यवहार है राजेश का हिसाब चुकता किया। अब राजेश का अपने पास में 8,000 था। राजेश का जो व्यवहार था उसमें 8,000 रुपया था। अब उसमें से अपने 1,000 चुका देते हैं तो कितना आएगा? अपने 7,000 बचेगा। तो राजेश खाता उधार 7,000, रोकड़ खाते का 7,000, दायित्व में कमी, रोकड़ में कमी। अब रोकड़ कितना था? 15,500 था। उसमें से 7,000 चुका देंगे। तो 7,000 चुका देंगे तो कितना बचेगा? 8,500। अब स्टॉक वैसा का वैसा 6,000 लिखो, लेना 2,000 लिख दो, देनदार लिख दो 7,000, बैंक लिख दो, बैंक से 5,000, फर्नीचर 10,000, कंप्यूटर 8,000, 46,500। अब पूंजी तो 37,500 ही रहेगी। अपने पास में दायित्व राजेश का पड़ा था 7,000, तो 7,000 दायित्व में कमी करो એટલે राजेश का दायित्व 7,000 से 7,000 चुका दो એટલે बाकी का दायित्व अपना कितना हो जाएगा? 8,000 रहेगा। ये व्यवहार नंबर 3 पे था। एक राजेश ने माल खरीदा था 8,000 का, उसमें से माल वापस आया था 1,000 का, इसलिए 7,000 उसका दायित्व था। इसलिए इसकी असर 3 नंबर के आधार पे करने की है। रमन ने हिसाब चुकता किया। अब रमन का 5 नंबर का व्यवहार है और रमन हिसाब चुकता करता है। तो रोकड़ 9,000 का था रमन का, तो उसमें से 2,000 पहले माल वापस आया था तो 7,000 बचा। तो रोकड़ खाता उधार 7,000, रमन खाते का 7,000, रोकड़ में वृद्धि और लेना में कमी। अब रोकड़ कितनी थी अपने पास में? 8,500, उसमें 7,000 जोड़ो तो 15,500 हो जाएगा। अब स्टॉक वैसा का वैसा लिख दो, लेना वैसा का वैसा लिख दो, देनदार देना लिखा, बैंक शेष लिखी। अब देनदार जो था रमन 7,000 का था, अब अपने वो वसूल हो गया है એટલે 7,000 से 7,000 माइनस करो એટલે देनदार हट जाएगा वहाँ से। એટલે बैंक शेष 5,000, फर्नीचर 10,000 और कंप्यूटर 8,000, कुल 46,500 हो जाएगा। अब अपनी पूंजी तो 37,500 ही रहेगी। अपना दायित्व कितना था? 1,000 और दायित्व 8, कंप्यूटर 8,000, कुल 9,000। अब ये जो व्यवहार 18 नंबर का था वो एक व्यवहार की तो तुमको देखना हो तो 5 नंबर की एंट्री पे जाने का कि रमन ने 9,000 का माल बेचा था, उसमें से 2,000 का माल वापस आया था, इसलिए 9,000 में से 2,000 माइनस किया पहले 7,000। अब तुम लोग देखो संपत्ति का टोटल कितना है। संपत्ति का अब देखो अपना सवाल 18 व्यवहार पूरे हो गए। अब उसमें अपने पास में संपत्ति की लास्ट में कीमत आई जो 46,500, संपत्ति 46,500 हो गई। अब अपने
ए बराबर सी प्लस एल। तो सी कितना है 37,500, यानी पूंजी 37,500 और लाइबिलिटी कितनी थी 9,000। तो 37,500 में 9,000 प्लस करो तो कुल कितना हो जाएगा 46,500। यानी संपत्ति और पूंजी दायित्व दोनों का टोटल समान मिल गया है। तो ए बराबर सी प्लस एल हो जाता है कि पहले से जो संपत्ति की और पूंजी दायित्व जो कंटिन्यू चलता है वो चलने ही देने का है, कमी वृद्धि करती जाने की है। एक में जो कमी वृद्धि जो भूल हुई तो पूरे सवाल में तुम लोगों को गलती आएगी, इसलिए ध्यान से उसको करना पड़ता है। आर्थिक हिसाबी पद्धति में हिसाब नीस को वार्षिक हिसाब तैयार करने के लिए अलग अलग सोपानों में से गुजरना पड़ता है। यहाँ रोज नामचा सहायक बहिया खतौनी सकल तलपट और समायोजन के आधार पर वार्षिक हिसाब तैयार होते हैं। वार्षिक हिसाबों में 3 अंग होते हैं: व्यापार खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा या पक्की तलपट। दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर व्यापार खाता बंद करके अंतर की रकम लाभ हानि खाते ले जाया जाती है। लाभ हानि खाते की बाकी पक्की तलपट में दर्शाई जाती है और अंत में पक्की तलपट धंधा की आर्थिक स्थिति दर्शाता है। अब समीकरण की पद्धति में नामा के सभी नियमों का पालन किया जाता है, परंतु व्यवहार की सीधी असर द्वारा पक्की तलपट किस प्रकार से तैयार होती है यह अपने समझाया गया। यानी कि अपने पक्की तलपट जो वार्षिक हिसाब करते हैं तो व्यापार खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा बनाते थे, उसके अंदर अपने व्यवहारों की दोहरी असर करते थे। एक खाता उधार होता था तो दूसरा जमा, यानी जो समायोजन दिया हो तो एक खाता उधार दूसरा खाता जमा होता है, और सकल तलपट में दी हो तो एक ही असर होती है। पर लेकिन सकल तलपट का चैप्टर चलने के बाद में खाता की बाकी मालूम चलेगी। लेकिन यहाँ हिसाबी पद्धति में सीधी असर दे दी और नियमों का पालन करके खाता तैयार किया और संपत्ति लेना और पक्की तलपट की समझौती प्राप्त की है। अब आगे के वीडियो में दूसरा लेसन चलेंगे। ये चैप्टर यहाँ पूरा हो गया है। अब तुम लोगों को एक सवाल उदाहरण स्वाध्याय का सवाल नंबर विकल्प तो कर दिया होगा, नहीं किया तो कर लेना, और 2 नंबर का सवाल पूर्ण करना है।